हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, 3 चीज़ों में डील करता है: फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन मतलब कि बाई सेल जो भी होता है उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि या तो हेजिंग पर्पज़ के लिए यूज होगा या स्पेकुलेशन, आगे जाके देखेंगे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन मतलब कि भाई बिजनेस के लिए यूज होगा। ठीक है, पहले फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, लेन देन, सेल परचेज जो भी हुआ उसको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में लेते हैं। स्टेप 1 क्या हुआ, इनिशियल रिकॉग्निशन। ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन में ना मॉनिटरी देखते हैं और ना नॉन मॉनिटरी देखते हैं। मतलब कि सीधा इसको जर्नलाइज करना है, बाकी कुछ से कोई मतलब नहीं है। जो एक्सपोर्ट रेट दिया रहेगा उस पर जर्नलाइज कर देना है, या एक अप्रोक्सीमेट रेट भी दिया रहेगा जो कि रियल इंडस्ट्री में 1-2% होता है वो भी दिया रहेगा। वैसे मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट रेट भी होता है जो कि हम लोग रियल लाइफ में अगर करना होगा तो वहाँ पे करेंगे। ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन में इनिशियल रिकॉग्निशन में कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट रेट होता है, इसलिए कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, नीचे आते हैं थोड़ा। उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन या तो बैलेंस शीट डेट पर देखेंगे या सेटलमेंट डेट पे क्वेश्चन भी करेंगे इसका। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले मॉनिटरी आइटम ही होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी से मतलब नहीं है। ठीक है, अब मॉनिटरी आइटम का डिफिनीशन क्या होता है कि एसेट लाइबिलिटी हुज सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी फॉरेन एंड यहाँ पे करेंट लिखा गया, यहाँ पे करेंसी होगा फॉरेन करेंसी एंड अमाउंट इज फिक्स इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ मॉनिटरी आइटम। ठीक है, लिस्ट ऑफ मॉनिटरी आइटम में देखते हैं कि क्या क्या होता है। पहला हो गया क्रेडिट आइटम में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हो गया, लोन पेबल हो गया, डिविडेंड पेबल हो गया, इंटरेस्ट पेबल, एक्सपेंस पेबल। ठीक है, डेबिट आइटम में देख ले तो डेटर, बिल्स रिसीवेबल जी, मतलब कि जो भी डेबिट आइटमों का होगा। हाँ, यहाँ पे कैश भी होगा, जो फॉरेन करेंसी में होल्ड किया गया कैश भी यहाँ पे होगा डेबिट आइटम में। मॉनिटरी आइटम में आएगा कैश। ठीक है, नॉन मॉनिटरी में आ गया प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन कैश, बॉन्ड, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब कुछ नॉन मॉनिटरी आइटम में आ गया। ठीक है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में जो भी डिफरेंस आएगा एक्सचेंज का उसका क्या करना है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। जो भी आइटम रहेगा इनटू क्लोजिंग रेट इनटू अर्लियर रेट। ठीक है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं होगा, एक्सपोर्ट मतलब कि अगर पिछले कभी रिवैल्यू किए होंगे तो एक्सपोर्ट क्या होगा कि पीछे चला जाएगा, इसीलिए जो लास्ट रेट मतलब कि अर्लियर रेट मतलब क्लोजिंग रेट जो रहेगा उसको लेंगे, मतलब जिस और अर्लियर रेट जो उनका दोनों का डिफरेंस जो रहेगा उसको लेंगे। क्लोजिंग और अर्लियर का दोनों का डिफरेंस जो रहेगा उसको लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज है तो AS16 पर चला जाएगा, उसका अलग से सब कुछ होता है AS16 का, जो कि वैसे इंस्टीट्यूट मतलब कि दोनों क्वेश्चन मर्ज करके नहीं देता है, तो इसका ज़्यादा सोचने का बात है नहीं कि AS16 में चला गया तो क्या होगा क्या नहीं, उसका अपना अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे हमको बस AS11 का करना है। अगर AS16 में नहीं गया तो AS11 के पास आएगा। तो AS11 में अगर शॉर्ट टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ अगर लॉन्ग टर्म है तो उसका ट्रीटमेंट है। अगर लॉन्ग टर्म है तो मतलब कि पैरा 13 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 46, जो कि 46 के द्वारा अगर या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा पैरा 13 के द्वारा, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है यानी कि लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो इसको तो 2020 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको 46 को 46A के तहत बढ़ाया गया है। ठीक है, और एक हो गया एफ सी MIT डिफरेंस, यानी कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन अमाउंट, उस दोनों का उसको क्या करेंगे, एमोटाइज ओवर पीरियड, मतलब कि जो इतना पीरियड ऑफ टाइम में इसका क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्लियर से। वैसे इसको समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस है तो उसको एमोटाइज करना है पीरियड ऑफ टाइम से। क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ा देर में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो वैसे तो आ जाना चाहिए था।
उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। पहला हो गया फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हेजिंग इंस्टीट्यूट का फेवरेट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन पहले देखते हैं कि क्या होता है स्पेकुलेशन में। इसमें मतलब कि इसका ज़रूरी नहीं है बस प्रॉफिट के हिसाब से किया जाता है, इसमें दिया भी रहेगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं, इसका क्वेश्चन भी करेंगे तो पता भी चल जाएगा। फॉरवर्ड रेट में से सेटलमेंट रेट को माइनस करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, नंबर ऑफ जितना डॉलर रखे हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेजिंग एनटीटीयूसी से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है, ठीक है। हेजिंग क्यों करते हैं, क्या है कि हमको फॉरेन करेंसी चाहिए तो इसका कंपैरिजन मतलब कि इसका निकालते कैसे है, तो फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट जो रहेगा उसमें उसको स्पॉट रेट से माइनस करेंगे तो और जितना यूनिट डॉलर का रहेगा उसको प्रीमियम बोलेंगे और उसी प्रीमियम को एमोटाइज करना है। मतलब कि आपको बताए थे ना यहाँ पे इस बार सॉरी यहाँ पे एमोटाइज करना है, वही पर है यहाँ पे, ठीक है। उसको एमोटाइज करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एमोटाइज एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, करंट ईयर एक्सपेंस प्रीमियम इन करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीमियम पीरियड ऑफ हेजिंग सॉरी, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। न्यू पेज में आ गए फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। फॉरेन ऑपरेशन में इंटीग्रल होता है नॉन इंटीग्रल होता है। पहले नॉन इंटीग्रल ही देख लेते हैं, छोटा है ख़त्म हो जाएगा। नॉन इंटीग्रल मतलब कि कोई अनदर बिजनेस नहीं है जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको नॉन इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रल में जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं बाहर उसका रूल्स क्या है, ठीक है। रूल्स में अगर पहला फिक्स इन्वेस्टमेंट एसेट को देखें तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेट या क्लोजिंग डेट। अगर IFO है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेट, NIFO है तो क्लोजिंग डेट, ठीक है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी है क्लोजिंग डेट। यहाँ पे करंट एसेट में स्टॉक बताए थे ना पीछे, करंट एसेट में स्टॉक नॉन मॉनिटरी है लेकिन इंस्टीट्यूट इसको क्लोजिंग डेट के हिसाब से एजम्पशन कि परचेज होता होगा लास्ट डे पर इसलिए ले लेता है, तो हमको भी वैसे ले लेना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन टू हेड ऑफिस रेट गिवन होगा ओपनिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग रेट सॉरी। उसके बाद अदर इनकम या एक्सपेंस एवरेज रेट, ठीक है। हो गया मेरा हम लोग का AS11 हो गया ख़त्म। अब इसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा 5 मिनट और बस। हमारा पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। इसमें बोला है ए बॉट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स $1,00,000 फर्स्ट दिसंबर को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। उस समय जो 1 दिसंबर का जो एक्सचेंज था वो 46.1 था, ठीक है। और 31 दिसंबर यानी कि बैलेंस शीट बुक क्लोज हुआ उस दिन था इतना, ठीक है। उसके बाद 31 जनवरी को उसने डिसाइड किया कि वो सेल कर देगा इतना डॉलर पे, तो प्रॉफिट उसका दिखाना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। 5 नंबर का सॉल्यूशन एरा इलस्ट्रेशन 5। सिंस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाच फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, यानी कि स्पेकुलेशन पर्पस से था, उसमें दिख ही रहा था पूरा उसको प्रॉफिट मतलब था, बस सेल किया है उसने। तो डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट रेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट प्राइस और उसमें तो होगा नहीं, क्या कि यहाँ पे तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट सेल हुआ है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेट जो भी था वो लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, नंबर ऑफ US डॉलर जो हो जाएगा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, बात खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज फिक्स कॉस्टिंग इतना का फिक्स एसेट परचेज किया है, उसको लोन के द्वारा परचेज किया है $US में
इक्वल एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट $1 इक्वल टू 40 रुपीज़ है, 42.5 ऑन 1/1/21 एंड 40 को 1/1/21 को 40 है और 31/12/21 को 42.5 है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31/12/21, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। सोल्यूशन देखें इलस्ट्रेशन 8 का। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन रेट्स एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द मतलब इनिशियल रेट ड्यूरिंग द पीरियड और रिपोर्टेड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन इनकम और एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर अराइज, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखें तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस करेंगे तो मतलब कि 30,000 लाख डिवाइडेड बाई 40 तो आ गया $75 लाख हो गया। एक्सचेंज डिफरेंस $75 लाख का मतलब कि 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 187.5 लाख, ठीक है। 187.5 लाख, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक PYQ है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद PYQ है, PYQ दिसंबर 2021 का, इसको भी देख लेते हैं। पहले PP लिमिटेड है इंडियन कंपनी जो कि लॉन्ग टर्म मतलब कि WP US का कंपनी है। WW प्राइवेट लिमिटेड US कंपनी, उससे 40,88,000 का फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करता है। उस समय $1.72 का रहता है, 72 का $1। उसके बाद टेकिंग एक्सचेंज रेट प्रीवियसली ट्रांजेक्शन एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट ना, बैलेंस शीट डेट पे इतना रहता है, ठीक है। पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या है, उसके बाद फिर सेकंड वाला का देखेंगे। पहले वही मतलब कि बैलेंस शीट डेट वाला है तो उसमें वही बेसिक लिखा होगा कि बैलेंस शीट डेट पे क्या क्या होता है, पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें तो इनिशियल रिकॉग्निशन में इतना था, डिवाइड करेंगे तो मतलब कि $1 इतना था, इतना US का था, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद मतलब बैलेंस शीट डेट पे इतना था तो कितना का लॉस हो गया, क्या है कि दोनों में तो मतलब कि $, बढ़ गया ना, तो बैलेंस शीट डेट पे तो मतलब कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से इसको लॉस हो गया 90,866 का, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम प्रेगा लिमिटेड रिकॉर्डेड एक्सचेंज रेट इतना मतलब एक्सचेंज रेट इतना है और बैलेंस शीट डेट पे 73.60 है, ठीक है। यानी कि 20 पैसा बढ़ गया है। यहाँ पे था कि 72 था और बैलेंस शीट डेट पे 73.60 हो गया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इनिशियल ट्रांजेक्शन रिकॉग्निशन में इतना था, इतना से बढ़ गया है तो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया इसको इतना रुपया, ठीक है। इसका आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया हो तो करते वीडियो को ऑन। चलते के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू। जय हिंद जय भारत। हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो कर सकते हैं मोटिवेशन बनाने रखने के लिए।